करके चला गया और हमको दोबारा लाइनों में खड़ा करने का काम कर दिया। मैं आपसे कहती हूँ कि ये पीडीए वाले हो या ये एनडीए वाले हो, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रधानमंत्री को जो इस देश को पहचान दिलाने वाले किसान, मजदूर, शोषित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहे हैं कि जाओ अपने परिवार का गुजारा 5 किलो राशन में कर लो, वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो एक दिन में एक भाषण देने के लिए 15 लाख का सूट पहन के आता है। वो कह रहा है कि जाओ किसानों, तुम्हारे सम्मान के लिए तुम्हारी सम्मान निधि वो लाल लाल करारा 2000 का नोट तुम्हें दे दिया है। वो उसमें कहता है खुशियां भी बटोर लो, बच्चों की शादी भी कर लो, शिक्षा भी कर लो और जो कुछ निपटाना है सब निपटा लो। तो मैं आपसे कहने आई हूं, 2019 में नोटबंदी करने के बाद निकाल लिए आप लोग के जेब के एक एक नोट, और 2024 में अगर इन झुट्टों के चक्कर में पड़े तो इस बार जाएगी शरीर की लमाट और नंगे हो जाएंगे आप समाज और परिवार के सामने। आप बता नहीं पाएंगे कि आपने अपनी संवैधानिक ताकत का क्या इस्तेमाल किया। और उधर देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भाषण सुना, वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। अरे माननीय मोदी जी, आप भविष्यवक्ता मत बनिए और ये मत बताइए इस देश में आगे क्या होगा। आप पहले ये बताइए कि आपके शासनकाल में इस देश में क्या क्या हो गया। आपके इसी देश में आपके शासनकाल में कैसे आपने लोगों की जेब के ताला लगा करके नोटबंदी कर दी, इस बात का जवाब दे दीजिए। कैसे आपने इस देश में कोरोना के बाद इस देश में लॉकडाउन लगा करके लोगों की सांसों पर, लोगों की भूख पर, लोगों की कमाई पर आपने ताला लगा दिया, पहले इस बात का जवाब दीजिए। आने वाले वक्त खुद ही बता देगा राम मंदिर पे ताला लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये दूसरे जो चोर आपके बीच में खड़े इंडिया अलायंस वाले, ये कहते हैं हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रहनुमाई करते हैं। अगर पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, और जब उस घोटाले में पिछड़ों के लड़के लखनऊ की धरती पर लाठी खा रहे थे तब ये पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले कहां थे। ये पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं और शायद इसीलिए अपने घरों में बैठे हुए थे। मैं इनसे सवाल पूछती हूँ और आपके माध्यम से सवाल पूछती हूँ कि क्या पिछड़ों में सिर्फ यादव आते हैं? अरे सारे पिछड़ों का हक लेकर के तो ये यादव कब के भाग गए, और आज जो यादव पिछड़ों की बात कर रहे हैं वो इतने अगड़े हो गए हैं कि ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहे हैं। वरना बताइए कौन पिछड़ा कुर्मी है, कौन गाछी है, कौन कहार है, कौन पाल गडरिया है, कौन मौर्य है जो ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहा है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब पिछड़ों के नाम पे राजनीति नहीं होगी, आज झूठे मुद्दों के नाम पर राजनीति नहीं होगी। अब अगर राजनीति होगी तो मुद्दों पर होगी और हमारे ईमान की राजनीति होगी, हमारी हिस्सेदारी की राजनीति होगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ, ये कहते हैं हम दलितों के रहनुमा हैं। अगर दलितों के रहनुमा है तो ये तब कहां थे जब इसी देश में एक दलित के सर से पेशाब कर दी गई और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। ये मुसलमानों के रहनुमा है। अरे ये तो मोदी जी से भी बड़े वाले झुट्टा है। इनके मुंह से अल्पसंख्यक के अलावा कभी मुसलमान का मां तो निकलता नहीं है। मां बोलने में पैंट गीली हो जाती है और बोलते हैं मुसलमानों के रहनुमा है। आज जब इस देश में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया तो पिछड़ों का रिजर्वेशन की लूट हो जाएगी, तो जिनको जो अपने आप को तथाकथित ये मुसलमानों के रहनुमा समाजवादी पार्टी वाले लोग अपने मुंह से ये बोलने को तैयार नहीं है कि हमारे शासनकाल में ना पिछड़ों के साथ अन्याय होगा और ना मुसलमानों के साथ अन्याय होने देंगे। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति देखिए, हम पिछड़ों दलितों की, हम मुसलमानों की, कि जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर अपनी जवानी कुर्बान करने चले हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर पिछले 25 सालों से दहियां बिछाने का काम कर रहे हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी संवैधानिक ताकत, इस वोट की ताकत को घंटों लाइन में धूप में खड़े होकर के उसको वोट दे करके उसको सरपरस्ती देने का काम करने का सोच रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि भूलिएगा नहीं, इस देश में अक़लियत की राजनीति को एक नई जुबान चाहिए, और वो नई जुबान ऐसी हो जो इस देश में इस बात को खत्म कर दे, निस्तो नाबूद कर दे कि इस देश की अक़लियत की राजनीति इस देश में बहुसंख्यक राजनीति से अपने आप को सिर्फ बचाए तक सीमित रखने की है। बिल्कुल गलत। वो नई आवाज इस देश में इस बात को साबित करेगी कि अगर बॉर्डर पे मुसलमान खड़े होकर देश की रक्षा कर रहा है, अगर खेतों में उतर करके मुसलमान देश की आजाद पैदा कर रहा है, अगर अपने हाथों के हुनर से ये देश को दुनिया में ख्याति दिला रहा है, तो इस देश में लड़ाई मुसलमानों की हक और अधिकार और हिस्सेदारी की है और संवैधानिक हिस्सेदारी की है। मैं
चौड़े वादे करने नहीं आई, लेकिन पीडीएम के संयोजक होने के नाते आज इस भरे मंच से आपकी लोकसभा को कुशीनगर के प्रत्याशी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चुनाव निशान गन्ना किसान पर आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने आई हूं। और जब आप अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए 1 जून को अपने पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो आपको ईवीएम मशीन पे नंबर 6 पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चेहरे के साथ उनका चुनाव निशान मिल जाएगा। उसको इतनी ताकत से दबा दीजिएगा कि जब 4 तारीख को ईवीएम की पेटियां खुले तो ये गन्ना किसान स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेते हुए सीधे उस सदन में जाए जहां पर माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, ताकि मिल करके ताकि अगर विधानसभा में आपकी ये बहन पीडीएम की आवाज बुलंद कर सके तो उस उच्च सदन में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके। आप सभी अकलियत के लोगों का, मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों और दूर तक मेरी आवाज को सुनने वाले जो कुशीनगर के कोने कोने से आए हैं, आप सभी ईमान वालों से अंत में एक ईमान की बात कहते हुए रजा लूंगी कि तुम ही नहीं हो हमारे से, तुम ही नहीं हो हमारे से शब्बीर मोमिनो, हम भी तो कह रहे हैं हमारा हुसैन था, बहुत